नमस्कार, स्वागत है एसएससी एआई प्रेप में, जहां हम आसान भाषा में रोचक सामान्य ज्ञान के तथ्यों को समझेंगे। आज हम चोल साम्राज्य के एक महान शासक के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए, एक विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली नौसेना और विजयों से भरा इतिहास। ये है चोल साम्राज्य का रोमांचकारी इतिहास। सर, मुझे चोल राजाओं के बारे में थोड़ा पता है, लेकिन गंगईकोंडा चोल की उपाधि किसने धारण की थी, ये मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा सवाल। गंगईकोंडा चोल ये एक ऐसी उपाधि है जो विजय और महिमा का प्रतीक है। इस उपाधि को धारण करने वाले चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने 1014 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपने पिता की विजय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जैसे कि बंगाल और श्री विजय साम्राज्य। उन्होंने गंगा नदी पर विजय प्राप्त की थी, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने गंगाईकोंडा चोल की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगाईकोंडा चोलपुरम बसाई। तो क्या ये उपाधि उनकी सैन्य शक्ति और विजयों का प्रमाण है? बिल्कुल सही। ये उपाधि उनकी अद्भुत सैन्य उपलब्धियों और गंगा नदी तक उनके साम्राज्य का प्रमाण है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें चोलों की शक्ति और महानता की याद दिलाती है। सर, मैंने पढ़ा है कि कड़माई एक तरह का भूमिकर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किस राजवंश के समय में प्रचलित था। एक बहुत ही अच्छा सवाल। कड़माई दरअसल भूमि राजस्व का एक प्रकार था, जिसे किसानों को अपने जमींदारों या राजा को देना पड़ता था, और इस प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रचलन चोल राजवंश के समय में था। चोल प्रशासन के दौरान लगभग 400 विभिन्न प्रकार के कर थे। कड़माई, जो भूमि राजस्व था, और वेट्टी, जो जबरन श्रम था, दोनों ही महत्वपूर्ण थे। भूमि राजस्व और व्यापार कर चोल शासकों की आय के मुख्य स्रोत थे। यह दिखाता है कि चोलों की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित और जटिल थी। तो क्या इसका मतलब है कि कुषाण, गुप्त और चालुक्य वंशों में कड़माई प्रणाली नहीं थी? हाँ, इतिहास के प्रमाणों से यही पता चलता है। हालांकि कुषाण, गुप्त और चालुक्य वंशों की अपनी अलग अलग कर प्रणालियां थीं, लेकिन कड़माई विशेष रूप से चोल वंश से जुड़ा हुआ है। हमने पहले ही चोलों की शक्तिशाली नौसेना और विस्तृत साम्राज्य के बारे में जाना है, और कड़माई जैसी कर प्रणाली से उनकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सर, मैंने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे उनकी प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम याद नहीं आ रहा है। कुर्रम, नाडु, वालनाडु और मंडलम, इनका सही क्रम क्या है? एक बेहतरीन सवाल। चोलों का प्रशासन बेहद व्यवस्थित था। सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम, जो एक गांव थी। कई कुर्रम मिलकर एक नाडु बनाते थे। कई नाडु मिलकर वालनाडु या कोट्टम बनते थे, और अंत में कई वालनाडु मिलकर एक मंडलम बनाते थे। इसलिए सही आरोही क्रम है कुर्रम, नाडु, वालनाडु और मंडलम। सोचिए, पूरे विशाल चोल साम्राज्य को इतनी सुव्यवस्थित तरीके से प्रशासित करना कितना कठिन काम रहा होगा। ये दर्शाता है कि उनके पास कितना मजबूत प्रशासनिक ढांचा था। उनके 9 प्रांत थे, जिन्हें मंडलम कहा जाता था, और प्रत्येक प्रांत का नेतृत्व एक वायसराय करता था, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करता था। ये सारा संगठन उत्तरा मेरूर अभिलेखों से हमें पता चलता है। चोल काल में मंदिरों को जो जमीन दान में दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? मैंने शलभोग, पल्लीबंधम और ब्रह्मदेव जैसे शब्द सुने हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा सही है। बहुत अच्छा सवाल। चोल साम्राज्य में जमीन के कई प्रकार थे, जिनका अलग अलग उद्देश्य था। शलभोग जमीन स्कूलों के रखरखाव के लिए होती थी, और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी। पल्लीबंधम जैसा शब्द भी जमीन से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा अलग संदर्भ में। लेकिन मंदिरों को दी गई जमीन को तिरुमाडुकन्नी कहा जाता था। चोल के शिलालेखों में हमें इस तरह की कई जमीन की जानकारी मिलती है, जैसे वेल्लन वगाई, जो गैर ब्राह्मण किसानों की जमीन थी, और देवदान भी मंदिरों को दी जाने वाली जमीन का ही एक प्रकार था। जैन संस्थानों को दी जाने वाली जमीन को पल्ली छंदम कहा जाता था। तो याद रखिए, मंदिरों की जमीन तिरुमाडुकन्नी। चोल साम्राज्य में किसानों के गांवों के प्रशासन को देखने वाली सभा को क्या कहा जाता था? मैंने चेरी, नाडु, ओर और सभा सुने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है।
अच्छा सवाल। चोलों का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित था, खासकर ग्राम स्तर पर। उर चोल साम्राज्य में किसानों के गांवों की ग्राम सभा थी। ये स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी, जो गांव के कामकाज, संसाधनों के प्रबंधन और विवादों के समाधान को देखती थी। सभा ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव गांवों की सभा थी। ये बहुत संगठित थीं। उद्यान समिति, तालाब समिति और सोना समिति जैसी अलग अलग समितियां थीं। नाडू कई गांवों का एक बड़ा प्रशासनिक इकाई था, जहां कई गांवों के संसाधन और विवादों का समन्वय किया जाता था। और चेरी निचली जाति के समुदायों की बस्तियों को दर्शाता था। ये कोई सभा नहीं थी, लेकिन चोल गांव की संरचना का हिस्सा था। तो याद रखिए, किसानों के गांवों की सभा उर। चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा का क्या नाम था जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे? मुझे उर, खिल्य, नगरम और सभा में से चुनना है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। बहुत अच्छा सवाल। चोल काल में ग्राम प्रशासन काफी विकसित था। सभा वो सभा थी जो मुख्यतः ब्राह्मणों के गांवों में काम करती थी। यह एक स्थानीय स्वशासन संस्था थी जो गांव के बुजुर्गों की परिषद के रूप में कार्य करती थी। ये लोग गांव के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। कर संग्रह, कानून व्यवस्था और गांव के विवादों का निपटारा भी सभा के ही कामों में शामिल था। सभा के सदस्य आमतौर पर गांव वासियों द्वारा चुने गए ब्राह्मण होते थे। यह चोल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण संस्था थी, क्योंकि इससे गांव के प्रशासन में सुचारू रूप से काम चलता था। उर गांव की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। खिल्य चोल सेना की एक सैन्य इकाई थी, जिसमें 100 सैनिक होते थे। और नगरम चोल साम्राज्य में शहर या कस्बे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। इसलिए सही उत्तर सभा है। मैं जानना चाहती हूँ कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्पों में दंतीदुर्ग, सिंह विष्णु, उपेंद्र राय और विजयालय हैं। यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य का बहुत महत्व है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईसवी तक चला। अपनी समुद्री व्यापार, कला, साहित्य और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध इस विशाल साम्राज्य की नींव विजयालय चोल ने 848 ईस्वी में रखी थी। वह एक तमिल शासक थे, जिन्होंने तंजौर, तिरुचिरापल्ली और पुदुकोट्टई के कुछ हिस्सों को जीतकर चोल साम्राज्य का केंद्र बनाया। हालांकि चोल साम्राज्य अपने चरम पर राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में पहुंचा, जब उसने उत्तर में गंगा तक और दक्षिण में मलय प्रायद्वीप तक विजय प्राप्त की थी। अब अन्य विकल्पों के बारे में। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे और उपेंद्र राय कोई ज्ञात ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है। इसलिए सही उत्तर विजयालय है। चोल शिलालेखों में विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प हैं तिरुनामत्तुकणी, शालभोग, पल्लिच्छंदम और वेल्लनवागई। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें चोल साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की गहराई में ले जाता है। चोल शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया था। इस विस्तृत प्रणाली में विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को शाल भोग कहा जाता था। यह शब्द शाला, स्कूल और भोग उपभोग या रखरखाव से मिलकर बना है, जिससे इसका अर्थ स्पष्ट होता है। अन्य विकल्पों पर विचार करें। तिरुनामत्तुकणी मंदिरों को दान की गई भूमि थी, पल्लीचंदम जैन संस्थानों को और वेल्लनवागई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी। इसीलिए सही उत्तर शालभोग है, जो चोलों के शिक्षा प्रणाली के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मैंने पढ़ा है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवताओं की ही नहीं, भक्तों की भी होती थीं। क्या ये दोनों कथन सही है और क्या दूसरा पहले का सही स्पष्टीकरण है? वाह, ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है जो हमें चोल काल की समृद्ध विरासत में ले जाता है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं
चोल मंदिर वास्तव में बस पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। कई कारीगर उनके आसपास बसते थे और ये मंदिर उनके उत्पादन के केंद्र भी बन गए थे। और हाँ, चोल कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। अधिकतर प्रतिमाएं देवताओं की थीं, परंतु कुछ में भक्तों को भी दर्शाया गया है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूसरा कथन पहले का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। चोल मंदिरों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कांस्य प्रतिमाओं से तो जुड़ा है, परंतु ये केवल उनका एक पहलू है। मंदिरों का महत्व बहुत व्यापक था, इसलिए दोनों कथन सही हैं, परंतु दूसरा पहले का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां कुराम, नाडु, वालनाडु और मंडलम, इनका सही आरोही क्रम क्या था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो चोलों की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाता होगा। चोलों ने इसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर किया था। सबसे छोटी इकाई थी कुराम, जो एक गांव थी। कई कुराम मिलकर नाडु बनाते थे, कई नाडु मिलकर वालनाडु या कोट्टम बनाते थे, और कई वालनाडु मिलकर मंडलम बनाते थे, जो एक प्रांत के समान था। इसलिए सही आरोही क्रम है कुराम, नाडु, वालनाडु और मंडलम। याद रखने का एक आसान तरीका है कु ना वा मा, छोटे से बड़े की ओर। चोल साम्राज्य में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ये जानना रोमांचक है कि प्राचीन काल में मंदिरों का कितना महत्व था। चोल शासन काल में मंदिरों को सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी सम्मानित किया जाता था। चोल अभिलेखों में कई तरह की भूमि का उल्लेख मिलता है। वेल्लनवागई, जो गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी, ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, शालभोग, जो स्कूलों के रखरखाव के लिए होती थी, और पल्ले छंदम, जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। लेकिन मंदिरों को दी गई भूमि को विशेष रूप से तिरुणमाडुकन्नी कहा जाता था। तो याद रखें, तिरुणमाडुकन्नी मंदिरों की भूमि, चोल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता। कड़माई क्या था? किस राजवंश के दौरान ये भूमि राजस्व का एक रूप था? वाह, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें चोल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था की गहराई में ले जाता है। कड़माई दरअसल एक प्रकार का भूमि कर था जो किसानों को अपने जमींदारों या राजा को देना पड़ता था। ये जानकर हैरानी होगी कि चोल प्रशासन के दौरान लगभग 400 विभिन्न प्रकार के कर थे। कड़माई वेट्टी बलपूर्वक श्रम के साथ साथ चोल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। भूमि राजस्व और व्यापार कर चोल शासकों की आय के मुख्य स्रोत थे। तो सही उत्तर है चोल राजवंश। कड़माई कर चोल शासनकाल की एक विशिष्ट विशेषता थी जो उनके जटिल और व्यवस्थित राजस्व संग्रह प्रणाली को दर्शाता है। कुषाण, गुप्त और चालुक्य राजवंशों की कर प्रणाली भिन्न थी। चोल राजवंश की नींव किस शासक ने रखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश का बहुत महत्व है। इस शक्तिशाली राजवंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर विजय प्राप्त की और नरकेसरी की उपाधि धारण की। यह 9वीं शताब्दी ईस्वी 850-1279 ईस्वी में उभरा था। हालांकि राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हुए, लेकिन राजवंश का वास्तविक संस्थापक विजयालय चोल ही थे। उनके बाद की शासकों ने राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति और प्रभाव को दूर दूर तक फैलाया। चोलों की प्राचीन राजधानी पलाया रही थी। बाद में तंजौर एक प्रमुख केंद्र बना। चोल राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। चोल साम्राज्य के इतिहास में कई महान शासक हुए, लेकिन राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी चोल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने न केवल चोल नौसेना को मजबूत किया, बल्कि दक्षिण एशिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में चोलों ने श्रीलंका और मालदीव के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की।
परंतु केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, राजराज प्रथम ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की, जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि आई। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जो चोल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, भी उनके शासनकाल की देन है। उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन राजराज प्रथम की उपलब्धियों और प्रभाव को देखते हुए उन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दांते दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और विजयालय चोल ने चोल वंश की नींव रखी थी, लेकिन राजराज प्रथम की उपलब्धियां उन्हें एक अलग मुकाम पर ले जाती हैं। चोल अभिलेखों में वेलान वागई किस प्रकार की भूमि को संदर्भित करता है? ये जानना बेहद रोचक है। चोल अभिलेखों में भूमि के कई प्रकारों का उल्लेख मिलता है और वेलान वागई उनमें से एक है। ये ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को दर्शाता है। सोचिए, एक समृद्ध साम्राज्य में जहां भूमि का बंटवारा अलग अलग वर्गों के लिए होता था। ब्राह्मदेय भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, शाल भोग स्कूलों के रख रखाव के लिए, देवदान और तिरुणा मट्टुकन्नी मंदिरों को और पल्लित छंदम जैन संस्थानों को। लेकिन वेलान वागई अलग है। ये गैर ब्राह्मण किसानों की अपनी जोतदार भूमि थी। चोल अभिलेखों से हमें ये भी पता चलता है कि चोलों ने 400 से ज्यादा तरह के कर लगाए थे। वेत्ती जैसे कर नकद नहीं बल्कि श्रम के रूप में वसूले जाते थे और कड़माई भूमि राजस्व था। छत बनाने, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने की सीढ़ी के इस्तेमाल, यहाँ तक कि परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी कर लगाए जाते थे। कितना विस्तृत प्रशासनिक तंत्र था। विजयनगर के राजा किस देवता के नाम पर शासन करते थे? ये एक बेहद रोचक सवाल है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के दक्कन पठार पर स्थित था और इसकी स्थापना 1336 में संगमा वंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। ये दोनों भाई यादव वंश के थे और गोपालक समुदाय से आते थे। हालांकि ये शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने श्रृंगेरी के वैष्णव संप्रदाय को भी दान दिया और विद्यारण्य को अपना संरक्षक संत माना। उन्होंने वराह, विष्णु का अवतार, को अपना प्रतीक भी बनाया। बाद के सालुवा और तुलुवा राजा वैष्णव धर्म के थे, लेकिन वे हम्पी में भगवान विरूपाक्ष शिव और तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर विष्णु की भी पूजा करते थे। इसलिए विजयनगर के राजा मुख्य रूप से भगवान विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। देखिए, धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न देवताओं के प्रति सम्मान कितना महत्वपूर्ण था उस समय के शासन में। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राज्य से था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दक्षिण भारत के इतिहास की गहराई में ले जाता है। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थीं। उनका शासनकाल 1262 से 1296 ईस्वी तक रहा, जिस दौरान उन्होंने काकतीय साम्राज्य और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश क्षेत्र का कुशलतापूर्वक शासन किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे काकतीय राजवंश की पहली महिला शासक थीं, जिसने पुरुष प्रधान समाज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित की। उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध इतालवी यात्री मार्को पोलो ने मौत्तपल्ली बंदरगाह का दौरा किया था, जिससे उस समय के व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का पता चलता है। हालांकि 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश को दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और अंततः 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी राजधानी वारंगल पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे काकतीय वंश का अंत हो गया। बेट राजा प्रथम 1000 से 1052 ईस्वी काकतीय वंश के संस्थापक थे, जबकि गणपति देव 1198 से 1262 ईस्वी सबसे महान शासक माने जाते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। प्रताप रुद्र 1296 से 1323 ईस्वी काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। रुद्रमा देवी के शासनकाल ने काकतीय वंश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करने वाले चाहमान राजवंश को बाद में किस नाम से जाना गया? यह एक रोचक सवाल है जो हमें भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की ओर ले जाता है। दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करने वाले चाहमान, जिन्होंने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर राज किया, बाद में चौहान के नाम से विख्यात हुए। इनका मूल राजधानी शतुम्भरी थी, परंतु 12वीं शताब्दी में अजय राज द्वितीय ने राजधानी को अजय मेरू, आधुनिक अजमेर, स्थानांतरित कर दिया।
यह राजवंश वर्तमान राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था और 1192 ईस्वी में इसका अंत हुआ। चौहानों के शासनकाल ने इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अब हम दक्षिण भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर कर्नाटक में एक स्वर्णिम युग का निर्माण किया। बादामी चालुक्यों के उदय ने दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को छोटे छोटे राज्यों से विशाल साम्राज्यों में बदल दिया। इनकी राजधानी वातापी आधुनिक बादामी थी। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था, जिसका शासनकाल 300 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चला। यह तमिलनाडु के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक था। अंत में चंदेल वंश मध्य भारत में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसकी राजधानी खजुराहो थी। इन राजवंशों के योगदान ने दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और वास्तुकला को समृद्ध किया। मैंने सुना है कि चंदेल राजवंश ने खजुराहो में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनवाए थे, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? एक बहुत ही अच्छा सवाल। चंदेल वंश मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन करने वाला एक प्रसिद्ध राजपूत वंश था। इसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ, जो आज विश्व धरोहर स्थल हैं। अब संस्थापक को लेकर थोड़ा विवाद है। हालांकि नानक को पारंपरिक रूप से चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकार धंगदेव को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इसलिए नानक का नाम अधिक प्रचलित है, पर धंगदेव का योगदान भी उल्लेखनीय है। ये हमें ये भी समझाता है कि इतिहास की कई परतें होती हैं और हमेशा एक ही स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य था। इसकी नींव 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने रखी थी। यह कहानी बेहद रोचक है। तुम्हें पता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण में विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था, लेकिन भक्ति आंदोलन के एक महान संत विद्यारण्य की प्रेरणा से इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य ने सदियों तक शासन किया और कला, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की। इसके 4 प्रमुख वंश थे: संगम, सलुवा, तुलुवा और आरावेडु। इस साम्राज्य का इतिहास वास्तव में गौरवशाली और ज्ञान से भरपूर है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आंध्र भोज की उपाधि किस शासक को मिली थी? ये उपाधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है। आंध्र भोज की उपाधि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय को मिली थी। ये उपाधि उनके असाधारण योगदान और विद्वता का प्रतीक है। यद्यपि वे वैष्णव थे, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनमें से अल्लासानी पेड्डन्ना सबसे महान थे और उन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। उन्होंने मनुचरितम और हरि कथा सारम जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की थीं। पिंगली सूरन्ना और तेनाली रामकृष्ण भी उनके दरबार के अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। कृष्णदेवराय ने स्वयं तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जंबावती कल्याणम और उषा परिणयम जैसी रचनाएं लिखी थीं। उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी और हजारा रामस्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागालापुरम नामक एक नया शहर भी बसाया। इस प्रकार आंध्र भोज की उपाधि उन्हें उनके व्यापक योगदान के लिए दी गई थी, जो केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति को भी समृद्ध करता था। दक्षिण भारत के इतिहास में हमने कई शक्तिशाली राजवंशों के बारे में जाना है। ककाटिया वंश के बारे में मुझे और जानने की उत्सुकता है। उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण किला बनवाया था? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। ककाटिया वंश ने 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा का किला बनवाया था।
यह किला, जिसे शेफर्ड्स हिल या गोलाकोंडा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल एक किला नहीं, बल्कि उस समय की शक्ति और वास्तुकला का प्रतीक था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद की स्थापना की, जिससे राजधानी गोलकोंडा के किले से आगे बढ़ गई। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ककाटिया वंश ने शुरू में वारंगल के पास एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूर्वी दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उनके शासन में वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक के कुछ हिस्से और दक्षिणी ओडिशा शामिल थे। रुद्रदेव प्रथम ने 1163 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और गणपति देव और रुद्रमा देवी इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ककाटिया देवी की पूजा करने वाले इस वंश का नाम ही ककाटिया था। वे स्वयंभू यानी शिव की भी पूजा करते थे। तो गोलकोंडा किला ककाटिया वंश की शक्ति और वास्तु कौशल का एक शानदार उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुनकर मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ के सेनापतियों को जो भूमि शासन के लिए दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? निश्चित रूप से विजयनगर साम्राज्य में सेनापतियों को जो क्षेत्र शासन के लिए प्रदान किए जाते थे, उन्हें अमारा नायक कहा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश के अंतर्गत इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अमारा नायक रियासत के शासकों या रायों द्वारा नियुक्त किए जाते थे और वे अपने क्षेत्र से कर और अन्य राजस्व एकत्रित करते थे, किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से। यह प्रणाली कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रेरित थी। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो अनेगुंडी इसकी पहली राजधानी थी, जबकि बाद में हम्पी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी भी इसके महत्वपूर्ण केंद्र बने। आप जानकर हैरान होंगे कि आज कर्नाटक में स्थित हम्पी एक विश्व धरोहर स्थल है। यह दिखाता है कि विजयनगर साम्राज्य का कितना बड़ा और समृद्ध इतिहास रहा होगा। हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे इसकी राजधानी के बारे में और जानना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी राजधानी कौन सा शहर था? जरूर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये 14वीं शताब्दी में साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था, उत्तरी कर्नाटक में स्थित। ये सिर्फ एक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि हिंदू और जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी था, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। सोचिए, 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था। इसकी महत्ता का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 1986 में हम्पी के स्मारकों के समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। करीब 1600 स्मारक आज भी वहां मौजूद हैं, अपने भव्य अतीत की गवाहियां देते हुए। मैसूर, तंजौर और बेलूर भी महत्वपूर्ण शहर थे, लेकिन वे क्रमशः मैसूर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और होयसल साम्राज्य की राजधानियां थीं, विजयनगर नहीं। हम्पी के बारे में तो हम जान गए, पर विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के 2 शासकों हरिहर और बुक्का ने की थी। कल्पना कीजिए, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण में विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था, लेकिन भक्ति आंदोलन के एक महान संत विद्यारण्य के प्रेरणा से इन दोनों ने एक नए साम्राज्य की नींव रख दी, विजयनगर। ये साम्राज्य 1580 ईस्वी तक फला फूला। इसकी 4 प्रमुख राजवंशियां थीं, संगम, सलुवा, तुलवा और आराविडु। याद रखिए, इसी समय दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। दोनों साम्राज्यों के इतिहास में गहरी समानताएं और अंतर भी देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य इतना शक्तिशाली था, पर इसका अंत कैसे हुआ? क्या कोई विशिष्ट युद्ध था जिसने इसे तबाह कर दिया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। विजयनगर साम्राज्य का अंत एक निर्णायक युद्ध से हुआ, तलीकोटा का युद्ध। 26 जनवरी 1565 को दक्षिण भारत के कई सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर पर हमला किया। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर की करारी हार हुई और इसके बाद साम्राज्य कमजोर होता गया और अंततः इसका विनाश हो गया।
रायचूर या हल्दी घाटी के युद्धों का इससे कोई लेना देना नहीं था। अरकोट का युद्ध भी बाद में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध वास्तव में विजयनगर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हम दक्षिण भारत के कई राजवंशों के बारे में जान चुके हैं। क्या कोई ऐसा राजवंश भी था जिसकी राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? एक बेहतरीन सवाल। हाँ, पाला वंश एक ऐसा ही राजवंश था। चोल, चेर और पल्लव वंशों की राजधानियां दक्षिण भारत में थीं। उरैयूर, तिरुचिरापल्ली के पास, करूर और कांचीपुरम क्रमशः। लेकिन पाला वंश बंगाल क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसकी राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत के इतिहास में विभिन्न राजवंशों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सभी एक ही क्षेत्र से नहीं थे। अब तक हमने दक्षिण भारत के कई राज्यों और वंशों के बारे में जाना है। एक सवाल है मेरे मन में, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक ऐसा शहर था जिसने कला, वास्तुकला और व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत विकास देखा था। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर यानी विजय का शहर नाम इस शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। अपने चरम पर इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग तक था। 1565 में इस शहर को लूटा गया और बाद में इसे छोड़ दिया गया, लेकिन आज इसके खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व का प्रमाण है। हम्पी के बाद एक और आश्चर्यजनक वास्तुकला का उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। ये किस महान शासक ने बनवाया था? एक बेहतरीन सवाल। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण राजा चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह चोल साम्राज्य के शिखर का प्रतीक है। राजा चोल प्रथम ने पांड्य और चेरा राज्यों को परास्त किया था और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी अपना अधिकार स्थापित किया था। गंग वंश और कल्याणी के चालुक्यों से भी उन्होंने मैसूर के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। उन्होंने युवराज या क्राउन प्रिंस को प्रशासन में शामिल करने की प्रथा भी शुरू की थी। साथ ही वे शैव धर्म के एक बड़े संरक्षक थे। बृहदेश्वर मंदिर उनकी शक्ति और धार्मिक आस्था का एक जीवंत प्रमाण है। दक्षिण भारत के इतिहास में बहमनी सल्तनत का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल। बहमनी सल्तनत की नींव 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रखी थी। ये एक तुर्की सेनापति था जिसने दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसने कर्नाटक में कलाबुर्गी या गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर शासन करने वाले एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये साम्राज्य बाद में 5 उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित हो गया, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं, महमूद गवान इस साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और मोहम्मद शाह ने विलासी जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि धारण की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके विरुद्ध बहमन शाह ने विद्रोह किया था, दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध शासक थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भी रहे थे।